देखिए, दुनिया में जब कोई देश बहुत अमीर और बहुत ताकतवर हो जाता है तो उसको ये लगने लगता है कि अब उसे कोई रोक ही नहीं सकता। पैसा भी उसके पास है, टेक्नोलॉजी भी उसके पास है, बस अब किस बात की ही चिंता होगी। पर एक बात ऐसे देश हमेशा भूल जाते हैं, पैसे और टेक्नोलॉजी से इंसान तो हराया जा सकता है, पर नेचर, और जब नेचर पलटवार करती है तो ना पैसा बचता है, ना टेक्नोलॉजी और ना ही कोई जुगाड़। और ऐसा ही कुछ आज गल्फ देशों के साथ हो रहा है। The Middle East is rich in oil reserves, providing a huge amount of the world's energy. But what it has in abundance in hydrocarbons, it lacks in a critical resource that is growing scarcer by the year: water. In this satellite time lapse, you can literally see the stored water decrease month by month. In 2018, the city was approaching day zero. जी हाँ, वही गल्फ जिसमें दुबई दुनिया का सबसे ग्लैमरस शहर है, वही गल्फ जिसका सऊदी अरेबिया रेगिस्तान के बीच नियोम जैसा फ्यूचरिस्टिक शहर बना रहा है, और वही गल्फ जिसका कतर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप करवा के अपनी अमीरी पूरी दुनिया को दिखा चुका है। ये वो देश है जिनको आज से 60-70 साल पहले तक कोई नहीं जानता था। रेगिस्तान में रहने वाले गरीब लोग, कुछ छोटे शहर, और बस फिर इनकी जमीन के नीचे से तेल निकलता है और इनकी किस्मत पलट जाती है। पैसा आता है और इन्होंने पैसा लगाकर वो कर दिया जो दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। रेगिस्तान में ग्लास के टावर खड़े कर दिए, बंजर रेत में खेती शुरू कर दी, गेहूं का एक्सपोर्ट बंजर भूमि से करना शुरू कर दिया, और जहां बूंद बूंद पानी की कीमत होती थी वहां इंडोर स्की स्लोप्स तक बना दिए। ऊपर से देखो तो लगता है ये देश दुनिया को कमाल करके दिखा रहे हैं, पर असलियत इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि जमीन के ऊपर जो चमक धमक दिख रही है, जमीन के नीचे चुपके चुपके कुछ और ही चल रहा है। और साल 2026 आते आते वो जमीन के नीचे वाला खेल पूरी दुनिया के सामने आने लगता है। The economies of the Gulf countries depend on oil and gas, but their populations depend on desalinated water, meaning that a successful strike could trigger a humanitarian crisis and mass displacement within days. These countries have little to no natural freshwater sources and depend heavily on desalination plants for their drinking water. Kuwait alone gets 90% of its drinking water from desalination plants. Oman 86%, Saudi Arabia 70%, and from 1970 onwards, the oil money was invested in these desalination plants. आज ईरान अपनी राजधानी को खाली करने की बात कर रहा है। The regime has botched its water policy so bad that large cities are literally sinking into the desert. इराक दूसरे देशों के सामने हाथ जोड़ रहा है कि पानी दे दो भाई साहब, पानी दे दो। This year, Iraq's water reserve has dropped to their lowest in more than 8 decades. As a result, vast tracts of land are standing barren, with farming suspended because there isn't enough water to irrigate crops. बहरीन जैसा देश एक ड्रोन स्ट्राइक से तबाह होने की कगार पर है। Denied that the U.S. had targeted the plant on Keshem Island just off Iran's southern coast. Meanwhile, the Bahrain government said an Iranian drone had struck a desalination plant there. और सऊदी अरेबिया चुपके चुपके दूसरे देशों की जमीन खरीद रहा है ताकि अपनी रोटी का इंतजाम कर सके। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि ये मुसीबत किसी और देश ने इनके ऊपर नहीं थोपी है, ये मुसीबत इन्होंने खुद अपने हाथों से बुलाई है। इनके अपने प्लान ने आज इनको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? तेल वाले इतने अमीर देश पानी की कमी में कैसे फंस गए? वो कौन सी ट्रिक थी जिसने इनको दुनिया का सबसे चमचमाता रीजन बना दिया? और अब वही ट्रिक इनके अपने गले की हड्डी कैसे बन गई? और सबसे जरूरी बात ये, इस पूरे मामले में हमारे अपने भारत के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? आज की इस वीडियो में हम ये पूरी बातें ढंग से समझेंगे, बिल्कुल शुरू से अंत तक, एक एक करके। देखिए, गल्फ की असली कहानी को अगर समझना चाहते हो तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। आज से 70 साल पहले अरेबियन पेनिनसुला, जो हमारी धरती का सबसे कठोर भाग है, और देखो होगा भी क्यों नहीं, यहाँ रेगिस्तान है और ऊपर से बहुत तपती धूप है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो कठोर तो होगा। यहाँ रेगिस्तान में घूमते हुए कुछ कबीले, और उन कबीलों को कहा जाता है बेदविन, जो लोग एक कुएं से दूसरे कुएं तक मूव करते रहते थे, क्योंकि पानी ही नहीं था ना भाई साहब। आप ना पानी की इंपॉर्टेंस इस बात से समझ लो कि उस समय अरेबियन पेनिनसुला में रहने वाले लोगों की जो जिंदगी थी ना, वो बस इसी के अराउंड सिमटी पड़ी थी। पानी लेने जाना है, पानी लेके आना है, पानी लेने जाना है, पानी लेके आना है। खुद कुरान में जो इसी रेगिस्तान में लिखा गया था,
उसमें पानी का जिक्र 60 बार से ज्यादा आता है। अब इसी अरेबियन पेनिनसुला में कई सारे छोटे छोटे देश थे, जैसे सऊदी अरेबिया जिसकी 1960s में पूरी आबादी सिर्फ 25 लाख की थी, वहीं पूरे यूएई की 2 लाख से भी कम थी। कतर में सिर्फ 40,000 लोग रहते थे। यानी कहने को तो ये देश थे, लेकिन इससे ज़्यादा लोग ना हमारे यहाँ पर स्टेडियम में क्रिकेट देखते मिल जाते हैं। इसी बदहाली में अचानक से इन सभी देश की किस्मत बदल जाती है। इनकी ज़मीन के नीचे तेल निकल जाता है। अब इस तेल के साथ ना इतना पैसा आया कि इनको खुद को नहीं पता चल रहा था कि इसको खर्च कहाँ करें। अब तेल बेचने के लिए पोर्ट्स चाहिए थे, पोर्ट्स चलाने के लिए शहर चाहिए थे, शहरों में रहने के लिए लोग चाहिए थे, और लोगों के लिए खाना चाहिए था। पर बंजर रेगिस्तान में ये होगा कैसे? पानी ही नहीं था। सालाना रेनफॉल 100 मिलीमीटर से भी कम था भाई साहब, 100 मिलीमीटर से भी कम। यानी जितनी बारिश दिल्ली में एक दिन में हो जाती है, उतनी इनके यहाँ पूरे एक साल में नहीं हो रही थी। और यहीं से इन देशों ने वो ट्रिक शुरू की जिसने आगे चलकर इनकी रातों रात तस्वीर ही बदल दी। ये ट्रिक 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी। और भाई साहब सबसे मजे की बात ये कि इस ट्रिक का एक हिस्सा तो सबको दिखता है, दूसरा हिस्सा ये किसी को दिखाते ही नहीं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। पहला हिस्सा था डिसलाइनेशन। आसान भाषा में बोलूँ तो समुद्र का खारा पानी लो, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में डालो, मशीनों से उसका नमक अलग कर दो, और जो साफ पानी बचे उसे शहरों में सप्लाई कर दो। ये भले ही सिंपल प्रोसेस लगता है, पर यह प्रोसेस बहुत महंगा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बिजली लगती है। अब बिजली गल्फ कंट्रीज में तेल जलाकर बना ली जाती है, तो इसकी बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। इन्होंने 1970s में पहले प्लांट बनाए, फिर उन्हें बड़ा किया, फिर उन्हें और बड़ा किया, और आज की सिचुएशन ये है कि सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिसलाइनेटेड वाटर पीता है। हर रोज 1 करोड़ 11 लाख क्यूबिक मीटर। देश का 70% ड्रिंकिंग वाटर यहीं से आता है। बहरीन का ऑलमोस्ट 90%, तो वहीं कतर का 99%। पूरा गल्फ मिला लो तो आज दुनिया का लगभग आधा डिसलाइनेटेड वाटर यहीं पे बनता है। यानी ये देश लिटरली समुद्र को पी रहे हैं। इससे हुआ ये कि ग्लास टावर्स तो बन गए, फाउंटेन्स भी हो गए, हरे पार्क्स भी आ गए, और यहीं से ये सब कुछ चल भी रहे हैं। पर जो असली गेम था ना, वो यहाँ नहीं था। इन देशों ने उसी वक्त एक और काम चुपके चुपके कर दिया, जिसके बारे में आम आदमी को आज तक नहीं पता। इन्होंने ज़मीन के नीचे एक ऐसा पानी निकालना शुरू किया जो टेक्निकली इनका था ही नहीं। बताता हूँ कैसे। आज से हज़ारों साल पहले अरेबियन पेनिनसुला ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। उस वक्त यहाँ बारिश होती थी, बर्फ़ भी पड़ती थी, नदियाँ भी थी। ये पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर रिसता चला गया और सैकड़ों मीटर नीचे चट्टानों के बीच जाकर बैठ गया। और वहाँ ये पानी पिछले 10,000, 20,000, कई जगहों तो 30-30 हज़ार साल पहले से जमा हुआ है। यानी मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो ये उस समय का पानी है जब इंसान ने शायद पहिया भी नहीं बनाया था, तब से ये पानी वहां पर पड़ा हुआ था। किसी ने इसे यूज नहीं किया, किसी ने इसे नहीं निकाला। साइंटिस्ट इसको ना फॉसिल वाटर या फिर घोस्ट वाटर कहते हैं। अब इस पानी की सबसे खतरनाक बात ये थी कि पानी एक बार निकाल तो लो, पर दोबारा कभी वापस नहीं जाएगा, क्योंकि इन देशों में अब उतनी बारिश होती ही नहीं है। ये अंडरग्राउंड पानी फिर से भरेगा कैसे? तो गल्फ कंट्रीज ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि पानी पड़ा है, निकालने में क्या बुराई है, निकाल लेते हैं, पी लेते हैं। और उन्होंने इसी पानी पर अपनी पूरी इकोनॉमी खड़ी कर दी। 1970s से लेकर 1990s तक सऊदी अरेबिया ने अरबों डॉलर अपने रेगिस्तान में खेती पर खर्च कर दिए। सैकड़ों मीटर गहरे गहरे ट्यूबवेल्स बनवाए और बड़े बड़े राउंड ग्रीन फार्मिंग सर्कल्स बनवाए, जो आप आज भी स्पेस से देख सकते हो। और 1980s के मिड तक एक ऐसा कमाल कर दिखाया जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। सऊदी अरेबिया ने गेहूं एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और ये ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिस देश में ना तो कोई नदी है, ना कोई झील है, ना ढंग की बारिश है, वो दुनिया को गेहूं बेच रहा है। अपने पीक पर यह देश साल का 25 लाख टन गेहूं प्रोड्यूस कर देता है। ऐसा सिर्फ सऊदी अकेला नहीं कर रहा था, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर सभी इस अंडरग्राउंड पानी को निकाल रहे थे। ये जो पानी है ना, ये 9 देशों के बीच में फैला हुआ है और लगभग 6 करोड़ लोग इसी पानी पर जिंदा हैं। यानी ये सीधा सीधा नेचर का एक्सप्लॉयटेशन था। नासा का एक सैटेलाइट है ग्रेस, जो जमीन के नीचे के पानी का हिसाब रखता है। उसके अकॉर्डिंग ये पानी प्लेनेट पे सबसे ज्यादा खतरे में है। जिस स्पीड से ये पानी निकाला जा रहा है ना, उस स्पीड से कभी रिफिल हो ही नहीं सकता। तो सिचुएशन अब ये थी कि ज़मीन के ऊपर एक चमचमाता फ्यूचर लिखा जा रहा था और ज़मीन के नीचे चुपके चुपके
एक बम फिट किया जा रहा था और ये बम कब फटेगा, इसका टाइमर क्या सेट है, किसी को नहीं पता था। देखिए, अब एक प्रश्न आपके मन में चल रहा होगा कि इन देशों को पता कब चला कि वो नेचर का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो इसका जवाब है, इनको पता था, इनको पहले से पता था, पर इन्होंने रुकने का कोई इरादा नहीं किया था। उल्टा ये तो एक्सप्लॉइटेशन को ना और बढ़ाते चले गए थे, क्योंकि ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो जब ख़त्म होता है तो वो ऊपर से दिखता नहीं है। ये सब सैकड़ों मीटर नीचे बहुत स्लोली होता रहता है, जहां कोई कभी जाकर देखता नहीं है। तो गल्फ के लीडर्स को लगता रहा कि जब तक ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बस तेल का पैसा बहता रहे, शेयर बढ़ते रहें, यही तो हमें चाहिए। पर असलियत बहुत डरावनी थी। सऊदी अरेबिया के वादी अल दवासिर इस जैसे एरिया में ना 1980s के बाद से ज़मीन के अंदर पानी का जो लेवल था वो साल का 6 मीटर तक नीचे जा रहा था। यानी कुछ जगहों पर पुराने कुएं सूख गए थे तो उनको और गहरा खुदवाया गया, फिर वो भी सूख गए तो उनको और गहरा खुदवाया गया, फिर वो भी सूख गए, फिर और गहरा, यही चलता रहा। नेशनल ज्योग्राफिक और लंदन की एक यूनिवर्सिटी, इनकी एक रिपोर्ट है, 2004 में ये रिपोर्ट आई थी और उसके मुताबिक जब सऊदी अरेबिया ने पहली बार खेती शुरू की थी तब इसके रेगिस्तान के नीचे लगभग 500 क्यूबिक किलोमीटर पानी था। 2008 में उसमें से 400 क्यूबिक किलोमीटर पानी खत्म कर चुके थे ये लोग। और आज के एस्टिमेट्स के हिसाब से ना सऊदी का 80% पुराना पानी खत्म हो चुका है। यानी एक इंसान की ज़िंदगी से भी कम के वक्त में ये देश वो पूरा का पूरा पानी खत्म कर चुका है जो प्लेनेट को जमा करने में हज़ारों साल लगे थे। और ये एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ गल्फ तक नहीं रुका था, बल्कि यही चीज़ें ईरान में भी हो रही थी, बस तरीका थोड़ा सा अलग था। ईरान में 2000 साल पुरानी पानी की सुरंगें थी जिनको कनात कहा जाता था। ये जो सुरंगें थी ना, ये इतनी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन थी कि इनसे जो पानी निकलता था वो धीरे धीरे खुद से रिफिल भी होता रहता था। यानी एक सस्टेनेबल सिस्टम था जो नेचर के साथ चलता था। यूनेस्को ने इसको इंजीनियरिंग का मार्वल बताया था। इन सुरंगों ने पर्शियन सभ्यता को 2000 साल तक ड्रॉट और जंगों के बीच में जिंदा रखा था। पर ईरान ने इन पुरानी सुरंगों को छोड़ दिया और इनकी जगह पे 600 से ज़्यादा बड़े बड़े डैम्स बना दिए और सैकड़ों मीटर गहरे ट्यूबवेल खुदवा दिए। यानी नेचर से दोस्ती छोड़कर नेचर को निचोड़ने का रास्ता इन्होंने अपना लिया था। और इसका नतीजा क्या निकला, वो नतीजा सुनकर आप हिल सकते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट ने ना नवंबर 2025 में एक बयान दिया और उसमें उन्होंने तेहरान प्रोविंस के बारे में कुछ बताया। तेहरान साल का 30 सेंटीमीटर तक नीचे धंस रहा है। यानी हर साल पूरी की पूरी जमीन 30 सेंटीमीटर नीचे जा रही है। सड़कों में दरारें पड़ना आम हो चुका है, बिल्डिंगें झुक चुकी हैं। जहां कभी हजारों साल पुराना पानी था वहां अब जमीन के नीचे खाली जगह बन चुकी है। यानी एक पूरी राजधानी धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसती जा रही है। ये वो हिस्सा है जिस पर सबको पहले डरना चाहिए था, पहले एक्ट करना चाहिए था। पर क्योंकि ये सब कुछ ऊपर दिख नहीं रहा था तो प्रोजेक्ट्स को रोका नहीं गया, उल्टा उन्हें और बड़ा करते गए। सऊदी अरेबिया ने 2017 में नियोम अनाउंस किया। ये एक मेगा सिटी थी जो पूरे बेल्जियम कंट्री जितनी लंबी थी। कुछ एनालिस्ट इसको कहते हैं कि इसकी कीमत $500 ट्रिलियन से ज़्यादा है और ये उस जगह बन रही थी जहां कुदरती ताज़ा पानी है ही नहीं, ज़ीरो है। दुबई ने अपने शहर को समुद्र के अंदर ही एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था, समुद्र के तले पर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर। कतर ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप करवाया था। 40 डिग्री की गर्मी में फुटबॉल के मैचेस हो रहे थे और उन स्टेडियम्स को ठंडा रखने के लिए ना बड़े बड़े एसीज खुले स्टेडियम में लगवाए गए थे। यूएई ना 1960 में 2 लाख से भी कम की आबादी वाला देश था। अब वहाँ की आबादी 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और ये पूरी आबादी उन शहरों में रहती है जो पूरी तरीके से डिसैलिनेटेड पानी और इम्पोर्टेड खाने के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये सब चलाने के लिए पता है आपको कितनी बिजली चाहिए होती है? ये सुनकर आप हैरान रह सकते हैं। सऊदी अरेबिया अकेला हर रोज़ 3 लाख बैरल तेल सिर्फ डिसैलिनेशन प्लांट को चलाने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए फूंक देता है। यानी हर साल एक पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट जितनी बिजली सऊदी अरेबिया एक दिन में फूंक देता है। अब जब सऊदी अरेबिया को समझ में आया कि उसका अपना पानी तो खत्म हो रहा है तो उसने 2016 में
अपने यहाँ गेहूं उगाना बंद कर दिया। पर रोटी तो खानी थी, तो उसने पता है क्या किया? सऊदी अरेबिया ने अफ्रीका में, साउथ एशिया में और यहाँ तक कि अमेरिका के एरिजोना जैसे राज्यों में खेती की ज़मीनें लीज पर लेनी शुरू कर दी। यानी अब वो दूसरे देशों के पानी पर खेती करवाता है, उस गेहूं को शिप करके अपने यहाँ मंगवाता है और कहता है कि देखो हमने अपना पानी बचा लिया। असल में उसने अपना पानी बचाया नहीं है, उसने अपनी प्यास को दूसरे देशों पर शिफ्ट कर दिया है। यानी एक्सप्लॉयटेशन का रेडियस और ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले अपने देश के नीचे का पानी निचोड़ा, अब दूसरे देशों के नीचे का पानी निचोड़ रहा है। ये वो असली ट्रिक है जो अभी तक तो चल रही थी, पर 2026 आते आते ये भी खतरे में पड़ गई। देखिए, अगर ये एक्सप्लॉयटेशन ज़मीन के नीचे का पानी खत्म होने से पहले रुक जाती तो शायद गल्फ कुछ और दशक खींच लेता। पर नेचर का एक बहुत बेसिक रूल है, जो उसका एक्सप्लॉयटेशन करेगा उससे वो अपने तरीके से हिसाब लेगी, और गल्फ के साथ यही हो रहा है। नेचर ने एक के बाद एक झटके देने शुरू कर दिए। पहला झटका लगा इराक को। इराक, जिसको कभी द लैंड बिटवीन द रिवर्स कहा जाता था, उसने 2025 में अपने 1933 के बाद का सबसे ज़्यादा भयंकर सूखा झेला। उस साल में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां 27% तक नीचे चली गई। इराक का पूरा पानी का रिजर्व 12 महीनों में 18 बिलियन क्यूबिक मीटर से गिरकर 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पे पहुंच चुका था। मेसोपोटामिया की वो फेमस मार्शेस, जिनको 2016 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दिया था, वो अब अपने पुराने साइज का केवल 7 से 10% बचा था। जून 2025 में इराकी प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ राशिद ने बताया कि जहां कभी हरियाली हुआ करती थी, अब उसी जगह पर सूखी मिट्टी पर भैंसों की लाशें पड़ी हैं। इराक के वाटर मिनिस्टर ने 2025 में गर्मियों में अनाउंस किया कि सितंबर की गेहूं की बुआई पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए। फिर दूसरा झटका लगता है सीरिया को, जब उसके कुछ हिस्सों में बारिश 70% तक कम हो जाती है। देश की 75% खेती जो सिर्फ बारिश पर डिपेंड करती थी, वो तबाह हो जाती है। अकेले गेहूं का नुकसान 27 लाख टन का होता है। जिस रीजन ने हजारों साल पुरानी सभ्यताओं को खाना खिलाया था, वो आधे दशक में बंजर हो चुका था। पर इन सबसे बड़ा झटका लगा ईरान को। नवंबर 2025 में ईरान के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी बात कही जो आज तक किसी देश के प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री ने पब्लिक में तो नहीं कही होगी। उन्होंने अपनी जनता को कहा कि अगर दिसंबर तक तेहरान में बारिश नहीं हुई तो 1,50,00,000 आबादी वाले इस शहर को, तेहरान को, जो वहाँ की कैपिटल है, उसे खाली करना पड़ जाएगा। और इसका रीज़न है, तेहरान को पानी देने वाले 5 बड़े रिजर्वायर्स वो गिरकर सिर्फ 11% पर आ चुके थे। एक डैम जो शहर का सबसे बड़ा लाइफलाइन था, वो 10% से नीचे चला गया था। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर मशाद, उसके रिजर्वायर्स 3% पे थे। एक डैम 0 पे पहुंच चुका था, और इसीलिए ईरान खुलकर अपनी राजधानी को मूव करने के बारे में सोच रहा था। अब गल्फ कंट्रीज के लिए ये एक डबल झटका था। एक तरफ जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा था, दूसरी तरफ नदियां सूखे जा रही थी। लेकिन इसकी एक साइड और थी। तीसरी तरफ पर्शियन गल्फ का समंदर भी, जिस पर डिसैलिनेशन डिपेंड करती है, वो हर साल और ज़्यादा गर्म और ज़्यादा नमकीन होता जा रहा था। अरब सेंटर वाशिंगटन की एक रीसेंट रिपोर्ट ने बताया कि गल्फ का पानी ना अब नॉर्मल समुद्र के पानी से 25% ज़्यादा नमकीन हो चुका है। यानी डिसैलिनेशन प्लांट्स जो है ना, उनको हर लीटर साफ पानी निकालने के लिए अब और ज़्यादा बिजली लगानी पड़ रही है। जो सिस्टम गल्फ को नेचर से आज़ाद करने वाला था, वो खुद उसी नेचर का कैदी बन चुका है। और ये सब तो अभी भी कुछ नहीं है, क्योंकि असली नॉकआउट पंच तो अब आएगा, और वो आया 2026 में मिलिट्री के रूप में, जब फरवरी और मार्च 2026 में ईरान वर्सेस इजराइल की जंग पूरे गल्फ में फैल गई। तब ये जंग सीधे उस चीज़ तक पहुंच गई जिस पर कोई बात करना ही नहीं चाहता था। 7 मार्च 2026 को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने कैशम आइलैंड के एक डिसैलिनेशन प्लांट पर स्ट्राइक कर दी है, जिससे 30 गांवों का पानी बंद हो चुका है। अगले ही दिन बहरीन ने रिपोर्ट किया कि ईरानियन ड्रोन ने उसके एक डिसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा दिया है। फिर कुवैत और यूएई ने भी ऐसी ही रिपोर्ट्स दे दी। अटलांटिक काउंसिल और बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स दोनों ने मार्च और अप्रैल 2026 की रिपोर्ट्स में वार्न किया
कि अभी तक एक अनरिटन रूल हुआ करता था कि कोई भी देश दूसरे देश के पानी के प्लांट्स पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये शुरू हुआ तो आम जनता डायरेक्टली मरने लगेगी। अब वो अनरिटन रूल टूट चुका था, यानी जो ट्रिक शुरू में गल्फ की ताकत हुआ करती थी, अब वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। और इसी कमजोरी पर अब बड़े बड़े देश निशाना लगा रहे थे। देखो, असली बात तो यही है कि इन देशों ने कभी नेचर को हराया नहीं था, ये बस उसको लूट रहे थे। पहले हजारों साल पुरानी नदियों को लूटा, फिर 30,000 साल पुराने पानी के भंडारों को लूटा, और फिर एक ऐसी जलवायु को लूटा जो बस कुछ वक्त के लिए इतनी सॉफ्ट थी कि इनको चीट करने दे। और इन्होंने ये सारी लूट ग्लास टावर्स पर, गोल्फ कोर्सेज पर, बड़े बड़े इवेंट्स पर और सुपर पावर बनने के सपनों पर खर्च कर दी। अब नेचर ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया है, और नेचर किसी की भी नहीं सुनती है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से कि किस देश के पास कितने अरब डॉलर पड़े हैं बैंक में और किसी के पास कुछ नहीं। तो रेगिस्तान रेगिस्तान है, समुद्र समुद्र ही है, जलवायु जलवायु ही है, और बिल तो ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। तेहरान अपनी जनता को पानी राशन कर करके दे रहा है। इराक टर्की के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है कि अपस्ट्रीम डैम्स का थोड़ा सा पानी छोड़ दो, प्लीज थोड़ा सा छोड़ दो। बहरीन अपनी डिसैलिनेशन प्लांट्स में ड्रोन हिट्स के छेद बंद करने में लगा हुआ है। सऊदी अरेबिया अपनी प्याज को एरिजोना के खेतों में एक्सपोर्ट कर रहा है, और अबू धाबी रेत के नीचे 90 दिन का इमरजेंसी पानी दबाने की रेस में लगा हुआ है। यानी जिस प्लान को इन देशों ने अपनी ताकत समझकर बनाया था, वही प्लान आज इनके गले की सबसे बड़ी हड्डी बना हुआ है। और जो चमक दमक ये दुनिया को दिखाते थे, अब उसकी सारी पोल खुल चुकी है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, गल्फ ने पैसे और टेक्नोलॉजी से नेचर को हराने की कोशिश तो की, पर खुद हार गया। तो क्या भारत भी कुछ इसी रास्ते पे चल रहा है या नहीं? क्या हम भी कल इसी मुसीबत में फंस सकते हैं या नहीं? तो देखिए, सच कहूँ तो भारत आज एक बहुत क्रिटिकल मोड पर खड़ा हुआ है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसने पहले ही वार्न कर दिया था कि भारत के 21 बड़े शहर जमीन के नीचे के पानी की कमी से जूझ रहे हैं, उससे खतरे में हैं। पंजाब और हरियाणा हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का दिल माने जाते हैं। उनके नीचे का पानी दशकों से बेहिसाब निकाला जाता रहा है। बेंगलुरु उस जैसा शहर पहले ही डे जीरो तक पहुंच चुका है। और साउथ इंडिया में तो कावेरी जैसी नदियां अब साल भर एक जैसी नहीं बहती हैं। यानी हम भी ठीक उसी रास्ते पर हैं जिस पर गल्फ कंट्रीज गए थे। बस फर्क इतना है कि हमारे पास अभी थोड़ा वक्त है एक्ट करने के लिए, सोचने के लिए। तो देखो, भारत के पास अभी मौका है कि वो वक्त रहते जाग जाए। जमीन से बेहिसाब पानी निकालने के बजाय उसे रिचार्ज करने पे फोकस करे, नदियों को बचाए, बारिश के पानी को रोक कर रखे और खेती में पानी के यूज को डिसिप्लिन कर ले। क्योंकि आज अगर नहीं संभले तो कल हमारे शहर भी ठीक वैसे ही रेत के नीचे पानी ढूंढ रहे होंगे जैसे आज गल्फ ढूंढ रहा है। और रही बात गल्फ कंट्रीज की, तो आज ये उसी जाल में फंसे हुए हैं जो इन्होंने खुद बुना था। तेल के पैसे ने इनको इतना कॉन्फिडेंट कर दिया कि इन्होंने नेचर को ही चुनौती दे दी, और नेचर ने भी ढंग से जवाब दिया है। नेचर ने बता दिया है कि जो उसको लूटेगा उसको नेचर उसी की चमक में दफन कर देगी। और गल्फ आज यही देख रहा है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।